नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय ओपी सर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 11th क्लास कक्षा 11 सदिश चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर मात्रक एवं विमाएँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो बेसिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11 और नीट जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, साथ ही साथ जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक बार इसको पूरा देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है, हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा मात्रक एवं विमाएँ, उस चैप्टर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सदिश क्या होती है। फिर एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, सदिश। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है, उनको सदिश राशियाँ कहते हैं। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कोई भी भौतिक राशि सदिश राशि तब होगी जब वो सदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन करेगी। तो सदिश के बीजगणितीय नियम क्या है, आज वो पढ़ने वाले हैं हम। सदिश के बीजगणितीय नियमों में शामिल होंगे आपके सदिश के योगफल के नियम, जिसमें 2-3 नियम है। उसके बाद सदिश का घटाव कैसे किया जाता है, सदिश का गुणनफल कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, सदिश के बीजगणितीय नियमों में आती है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके दिशा परिमाण के साथ साथ अगर वो बहुत इसके सदिश के नियमों का भी पालन करेगी, तब जाकर हम उनको क्या कह पाएंगे, सदिश राशियाँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, बेसिक डेफिनेशन, जिनको हम बोलते हैं सदिशों के प्रकार। क्या बोलते हैं, सदिश के प्रकार। तो सदिश के कुल 8 प्रकार हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है इनके अलावा 1-2 प्रकार और आपको कहीं मिल जाए या कम मिल जाए। समान सदिश, व्युत्क्रम, या इसको हम बोल दे सकते हैं विपरीत भी बोल देते हैं, विपरीत या ऋणात्मक सदिश, अक्षीय सदिश, इकाई या एकांक सदिश, स्थिति सदिश, समांतर सदिश, असमांतर सदिश, शून्य सदिश। इसमें हमारा स्थिति सदिश और इकाई सदिश और ये विपरीत सदिश, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन में मान लो आपको v2 माइनस v1 करना है, तो आपको क्वेश्चन में v1 दिया हुआ है, v मतलब वेग, और उस v को क्या बनाना, आपको माइनस v1 मतलब आपको उसका ऋणात्मक बनाना, उसका विपरीत सदिश बनाना। तो उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए। कहीं पे आपको स्थिति दे रखी है किसी पार्टिकल की, किसी कण की, किसी वस्तु की, उस स्थिति से आपको वेग ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको स्थिति सदिश की भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे इकाई सदिश, आपको जो स्थिति सदिश या ऋणात्मक सदिश या धनात्मक सदिश ये जो दे रखे होंगे, ये किसी न किसी इकाई के रूप में दे रखे होंगे, जैसे आई केप, जे केप, के केप। क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो पहला टॉपिक है हमारे समान सदिश। तो समान सदिश क्या होते हैं, जैसा कि इसका नाम बता रहा है आपको समान, ऐसे सदिश जिनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो। मतलब परिमाण, जैसे मान लो 10 न्यूटन लिया हमने बल, तो 10 न्यूटन, तो दूसरे वाले का भी 10 न्यूटन होना चाहिए, परंतु दिशा भी समान होनी चाहिए। तो उनको क्या बोलेंगे हम, समान सदिश। तो यदि कोई 2 सदिश परिमाण एवं दिशा में समान हो तो वे समान या बराबर सदिश कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये F1, इसका मान कितना है, F1 ये सदिश राशि है, इसका मान है 10 न्यूटन, इसकी दिशा इस तरफ। दूसरा F2, इसका मान भी 10 न्यूटन, इसकी दिशा भी इस तरफ। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, समान सदिश, क्योंकि इनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान है। तो हम लिख सकते हैं F1 सदिश बराबर F2 सदिश, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, समान। इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो, V1 बराबर दे रखा है आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड, V2 बराबर भी 10 मीटर प्रति सेकेंड। इनका परिमाण तो समान है, परंतु दिशा जब हम देखते हैं तो इसकी दिशा जा रही है पूर्व की तरफ और इसकी दिशा जा रही है उत्तर की तरफ। तो दोनों की दिशाएं अलग अलग है, अतः हम कह सकते हैं कि क्या है, असमान सदिश। तो समान और असमान सदिश समझ में आ गया। ऐसे सदिश जिनकी दिशा भी समान हो, परिमाण तो समान दोनों में होना ही है, लेकिन अगर उनकी दिशा भी समान है तो उनको क्या बोल देंगे हम, समान, और दिशा विपरीत अलग अलग है तो उनको असमान सदिश बोल देंगे। अगला जो सदिश आ रहा है हमारे, उसको बोलते हैं विपरीत ऋणात्मक सदिश। तो ऋणात्मक मतलब हमको करना कुछ भी नहीं है, ऋणात्मक सदिश के लिए उसकी दिशा विपरीत करनी। तो ऐसे सदिश जो परिमाण में तो क्या हो, समान हो, परंतु जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, उनको क्या बोलेंगे अपन, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। देखो, अगर ये F1 सदिश इस दिशा में है तो हमें F1 का ऋणात्मक चाहिए, मतलब माइनस ऑफ F1 चाहिए।
माइनस F1 चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे हम, इस F1 सदिश की दिशा उल्टी कर देंगे, विपरीत कर देंगे, तो इसके विपरीत बना दिया हमने, तो ये क्या मिल गया हमें, माइनस ऑफ F1। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला आगे एक इमेज गति हम जो पढ़ेंगे। किसी भी सदिश का ऋणात्मक बनाने के लिए उसकी दिशा को विपरीत कर देना चाहिए। उसकी दिशा को क्या कर देंगे हम, विपरीत। जैसे इस दिशा में जा रहा है कोई V1 और इस दिशा में क्या जा रहा है आपका V2, तो आपको V2 तो चाहिए लेकिन माइनस ऑफ V1 चाहिए ना, तो इस V1 को क्या कर देंगे आप, माइनस V1 इधर कर देंगे। अगर माइनस ऑफ V1 चाहिए, आपको माइनस ऑफ V2 चाहिए तो ये हो गया माइनस ऑफ V2। तो अगर दिशा विपरीत कर दिया आपने, बन गया ऋणात्मक सदिश। इसकी दिशा विपरीत कर दी, ये बन गया ऋणात्मक सदिश। अगला सदिश है आपका अक्षीय सदिश। तो ऐसे सभी सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। एक शब्द आ रहा है यहाँ, घूर्णन अक्ष। तो घूर्णन अक्ष मतलब ऐसा अक्ष जो अपने अक्ष पे, जैसे मान लो ये लो, अब ये कोई घूर्णन अक्ष है, ठीक है। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है उनको क्या बोलते हैं, अक्षीय सदिश। तो ये सारी चीज़ें कहाँ काम आने वाली, जब हम घूर्णन गति पढ़ेंगे, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बलाघूर्ण, इन सब में क्या हो रहा है, घूर्णन गति आ रही। तो घूर्णन गति में आपके अक्षीय सदिश की बात आएगी। जिस हम घूर्णन गति पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को हम और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब की बार जो ये चौथा और पाँचवा क्रमांक है, जो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है अभी 11वीं कक्षा के हिसाब से, स्थिति सदिश। तो किसी बिंदु मतलब कौन सा बिंदु, जिसके कोई निर्देशांक दे रखे हो आप। निर्देशांक माना उसका कोई x दिशा में कितना है, वो y दिशा में कितना है, z जैसे 2,3, 3,4, 1,2,3, ऐसे कोई उसके निर्देशांक दे रखे हों। तो किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं अपन, या मिलाने वाले सदिश को क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश। अगर रेखा लिखें अपन यहाँ पे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे अपन, स्थिति सदिश। तो देखो ये मूल बिंदु 0,0,0, ये बिंदु P, इसके निर्देशांक x, y, z। तो इसको यहाँ से मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा आपको क्या बता रही है, r के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, r सदिश। r सदिश माना स्थिति सदिश को बता रही है। अब इस सदिश का निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकालते हैं, x कौन सी, इसका x निर्देशांक x दिशा में, y निर्देशांक y दिशा में, z निर्देशांक z दिशा। तो हमने लिख लिया r वेक्टर बराबर x i k प्लस y j k प्लस z k के। अब कैसे लिखा है, x दूरी है किस दिशा में, i दिशा में, y दूरी है j दिशा में, z दूरी है k दिशा। अब i j k क्या होते हैं, अगला टॉपिक जो आ रहा है एकांक सदिश, उसमें डिस्कस करने वाले। ये तीनों एकांक सदिश होते हैं, तीनों दिशाओं में, 1, 2 और तीसरी दिशा इधर नीचे आएगी, तीनों दिशाओं में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके एकांक सदिश। जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है, एकांक, इकाई सदिश, मतलब इसका परिमाण कितना होगा, 1। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, पहली बात तो ये हो गई, इससे हमें पता लगा कि एकांक सदिश है। इसकी दिशा दिए गए सदिश की दिशा में होती है। जैसे मान लो हमने लिखा आई कैप, तो आई कैप की जो दिशा है उसी दिशा में, आई दिशा में आप चल रहे हैं, एक्स दिशा में चल रहे हैं, तो एक्स दिशा में ही आपके उस आई कैप की दिशा होगी। तो इसकी दिशा जो भी सदिश आपको दिया हुआ है उसकी दिशा में होगी। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, यदि कोई बल दिया हुआ है आपको एफ वेक्टर, तो इस बल की दिशा में इसका इकाई सदिश क्या होगा, एफ सदिश अपॉन मोड मतलब इसका परिमाण मापांक है, ये परिमाण ऑफ एफ का परिमाण है। और ये कैप लगा कर हम किसको प्रदर्शित करते हैं, एकांक सदिश को। ऊपर क्या लगाएंगे, इसके कैप लगा दिया, तो ये एकांक सदिश किसी का भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने लिख दिया ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप। यहाँ पे 3 चीज़ें हमें स्पेशली याद रखनी, जो भी हमने ऊपर वाले में भी डिस्कस करी है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये क्या होते हैं, ये बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। आई कैप होता है एक्स दिशा में एकांक सदिश, जे कैप वाई दिशा में एकांक सदिश, के कैप जेड दिशा में एकांक सदिश। तो इस तरह से ये तीनों जो एकांक सदिश होते हैं, तीनों दिशा में होते हैं, एक्स, वाई और जेड दिशा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सदिश है समांतर सदिश। जैसा कि इसका नाम बता रहा है आपको, समांतर मतलब ऐसे 2 सदिश जो आपस में समांतर कब होंगे, दोनों की दिशा क्या हो, समान हो, और एक सदिश दूसरे सदिश का धनात्मक अशून्य गुणांक हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि अगर ये आपको ए वेक्टर दे रखा हो,
तो दूसरा सदिश इस ए वेक्टर का धनात्मक गुणांक होना चाहिए। धनात्मक गुणांक जैसे मान लो मैंने ले लिया 15 कुछ भी ले लिया आपने इसको जे के, तो ये क्या होना चाहिए 15 का धनात्मक गुणांक, 15 का कोई सा भी गुणांक हो गया। तो ये दोनों की दिशा क्या है जे केप। तो जे केप दिशा है, चाहे ये संख्यात्मक मान बदल जाए तो दोनों क्या कहलाएंगे आपस में समांतर सदिश। इसमें आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका परिमाण समान हो। अगर इनका परिमाण भी समान हो गया तो फिर ये समांतर सदिश के साथ में क्या बन जाएंगे समान सदिश, जो हमने सबसे पहला पढ़ा है बराबर सदिश वाला। तो समांतर सदिश के लिए केवल इतनी सी आपकी शर्त है कि इनको एक ही दिशा में होना चाहिए और किसी एक का परिमाण दूसरे के परिमाण का धनात्मक गुणांक होना चाहिए। दूसरा असमांतर, इसका उल्टा हो जाएगा। दो सदिश आपस में असमांतर होंगे यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो और एक सदिश दूसरे सदिश का अशून्य गुणांक हो। जैसे ये ए वेक्टर इस दिशा में है तो दूसरा वाला विपरीत दिशा में, और कितना गुणांक हो इसका माइनस एक्स का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। जैसे मान लो अगर ये ए वेक्टर है, एक्स का मान हमने इसको ले लिया आपने, एक वेक्टर एक्स का मान आपने -5 ले लिया या 5 ले लिया, तो ये क्या बन गया -5 ए वेक्टर। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे असमांतर सदिश, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में। एक और आता है दोस्तों शून्य सदिश, जैसा कि इसका नाम है बता रहा है शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो एवं दिशा अज्ञात हो उसको बोलते हैं अपन शून्य सदिश। तो जितने भी जो 8 डेफिनेशंस पढ़ी है हमने, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास स्थिति सदिश जो हमें याद रखनी है, उसके अलावा एकांक सदिश ये हमें याद रखना है। स्थिति सदिश, एकांक सदिश ये जरूर भी आपको, और एक ऋणात्मक सदिश कैसे निकालते हैं वो तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब जिनकी बात हम कर रहे थे कि कोई भी राशि सदिश राशि कब कहलाएगी, जब वो सदिश के नियमों का पालन करती है। अब सदिश के नियम क्या होते हैं, सबसे पहले सदिशों का योग। तो सदिशों के योग के लिए 3 नियम दिए हुए हैं। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, तीसरा बहुभुज का नियम। अगर एक नियम आ जाता है तो तीनों ही हमें अच्छे से आ जाएंगे, केवल एक नियम समझना है, बाकी 2 में और कुछ नहीं है। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज में होगा। समांतर चतुर्भुज अर्थात ये समांतर चतुर्भुज में होगा। बहुभुज मतलब ये किस में होगा बहुभुज में होगा। तो शुरू करते हैं। पहला नियम है आपके त्रिभुज का नियम। तो पहली बात तो हमें समझ में आएगी त्रिभुज का नियम मतलब किस में अप्लाई करना है इसको, त्रिभुज में, पहली बात। दूसरी बात, इस नियम के अनुसार कोई भी दो सदिश क्या लेने हैं हमें, कोई दो सदिश ले लिए हमने, ए वेक्टर और बी वेक्टर। किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं, तो क्रमागत भुजाएं त्रिभुज की 1 2 या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों ऐसे हो सकते। अभी हमने यहाँ पे 2 ले ली, 1 और 2, ऐसे त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं ले ली। 2 क्रमागत भुजाएं 2 सदिशों को निरूपित कर रही है, एक सदिश ए वेक्टर, दूसरा सदिश बी वेक्टर। तो उनका परिणामी बल उस त्रिभुज की क्या होगी, अंतिम भुजा होगी। अंतिम भुजा मतलब उस त्रिभुज को मिलाने वाली भुजा, क्लोजिंग साइड भी बोल सकते हैं, जिसे विपरीत दिशा में लिया जाता है। अर्थात अगर इन दोनों की दिशा चलने की ये है तो जो दूसरी वाली होगी उसकी दिशा ऐसे होगी। तो क्या समझ में आ रहा है हमें, यदि कोई 2 सदिश किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकें तो उनका परिणामी उस त्रिभुज की अंतिम भुजा होगी और उसकी दिशा इन दोनों की दिशा के विपरीत होगी। तो यहाँ पे ये 2 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका परिणामी क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये कौन सी फॉर्म में है, ये आपके सदिश रूप में। सदिश रूप में हम लिख सकते हैं आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। आर सदिश कौन सी भुजा को निरूपित कर रहा है, पी आर को, ए सदिश पी क्यू को और बी सदिश क्यू आर को। इस तरह से हमारा एक त्रिभुज पूरा हो रहा है। अब ये सदिश रूप में तो हमने लिख लिया, लेकिन अगर हमें इनका परिमाण भी चाहिए परिणामी का, और परिणामी की दिशा भी चाहिए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी हमें, और एक डेरिवेशन है छोटा सा वो करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसके लिए छोटी सी रचना की है हमने इस त्रिभुज में। ये वाला जो त्रिभुज था इसमें इस भुजा पी क्यू को हमने थोड़ा सा बढ़ाया आगे, कहाँ तक, पी क्यू को एस तक बढ़ाया, और उसके ऊपर फिर लंब डाल दिया आर से आर एस। तो फिर स्थिति ऐसी हो गई कुछ।
ये पी क्यू को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, एस तक, और उसके ऊपर आर से लंब डाल दिया, आर एस लंब डाल दिया, अर्थात ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। कुछ चीज़ें हमें माननी है कि जो दोनों सदिश थे, दोनों सदिश मतलब एक तो ये वाला सदिश, ये सदिश कौन सा था आपके, ए सदिश, और एक सदिश ये, इन दोनों के बीच अगर मैं कोण की बात करूं तो इनके बीच कोण मैंने मान लिया थीटा डिग्री। ठीक है, ऐसे बनाएंगे दोनों के बीच कोण, या ये वाला होगा, नहीं ये वाला होगा, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तभी दोनों के बीच में कोण बनेगा। तो दोनों के बीच में कोण मान लिया हमने थीटा डिग्री। ये आपका परिणामी, अभी हमने पढ़ी लेकिन परिणामी ये होगा। ये परिणामी जो इस पहले वेक्टर से, पहला वेक्टर मतलब ए सदिश, ये जो परिणामी इस पहले सदिश से जो कोण बना रहा है उसको बोलेंगे हम परिणामी की दिशा। क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना आप कि परिणामी की जो दिशा ले रहे हैं हम किससे ले रहे हैं, पहले वाले सदिश से ले रहे हैं, ए वेक्टर से। अगर आप दूसरे वाले से लेते हो, जैसे समांतर चतुर्भुज वाले में हम करते हैं, मान लो अगर दूसरे वाले से ले लेते हैं तो हमारा जो सूत्र है उसमें कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाती है, वो हम सवाल डिस्कस करेंगे तब वो बातें आएंगी। तो अभी ये परिणामी की दिशा हमेशा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कहाँ से ली हुई है, वो ए से ली हुई। तो अब हमारे पास ये बन चुका है पी एस आर, कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया पी एस आर। तो क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें काम यही करना था, ऊपर जो हमारे पास त्रिभुज था वास्तव में वो समकोण त्रिभुज था नहीं, तो समकोण त्रिभुज नहीं था तो हम उसमें कुछ ज्ञात नहीं कर पा रहे थे चीज़ें, तो उसके लिए हमने इसको समकोण त्रिभुज बना लिया। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है आपके पास पी आर, आधार है पी एस, और आर एस आपके पास लंब है। तो देखो पी आर का मान आर, पी एस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ए सदिश प्लस, मतलब ए तो ये है और ये बी कोस थीटा। अभी यहाँ परिमाण की बात करें तो वेक्टर लगाना जरूरी नहीं है, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस आर एस का मान कितना है, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। दोस्तों ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमने भी कर लिया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 2ab कोस थीटा प्लस इस बी साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इस समीकरण को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इधर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो खत्म हो गया। तो मामला क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो हमारे पास सूत्र आ गया ए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये जो मान आया है इसको बोलेंगे हम इस परिणामी का परिमाण। क्या बोलेंगे, परिणाम, परिणाम मत कर देना, परिणामी का परिमाण है, मैग्नीट्यूड। अब हमने एक और चीज़ मानी थी, इसकी दिशा। तो इस दिशा को निकालने के लिए वापस हम इस समकोण त्रिभुज को ले रहे हैं। देखो इस समकोण त्रिभुज में अगर आपके पास ये कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो लंब और आधार से मिलके क्या बनता है, टेन थीटा। तो इसकी दिशा भी निकाल लेंगे हम टेन थीटा से। तो देखो टेन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है बी साइन थीटा, तो लिख लिया हमने बी साइन थीटा बटे ये आधार है पूरा पी एस, तो ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये जो आया ये तो टेन अल्फ़ा का मान आया। अब हमें तो किसका मान चाहिए, अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये आ गया आपके परिणामी की दिशा। तो परिणामी का परिमाण निकालना है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और दिशा निकालनी है तो अल्फ़ा बराबर टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको ये जो दोनों सूत्र आए इनके अनुप्रयोग। कक्षा 11 में जैसे मान लो आपने बल पढ़े, तो बल, दो बल हो गए आपके पास, एक F1 हो गया एक F2 हो गया, उसके लिए आप इस सूत्र को यूज़ में ले सकते हैं। कोई भी जो दो सदिश हैं, चाहे वो बल हो, संवेग हो, कोई भी जो दो सदिश राशियां हैं, कोई भी जो दो सदिश हैं उनके लिए आप इसको यूज़ में, उपयोग में ले सकते हो। मान लो आपने पढ़ा है कि दो वेग हैं v1 और v2, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस थीटा। अब मैं बात करता हूँ पॉलीटेक्निक। जब पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी,
तो वहाँ पे भी आपको एक तो मिलता है बल समांतर चतुर्भुज का नियम, दूसरा मिलता है आपको बल वेग समांतर चतुर्भुज का नियम। तो दोनों में ही कुछ नहीं करना होता, दोनों में ही फॉर्मूला ये आता है सेम। वेग वाले में यहाँ क्या आ जाएगा वेग, और बल वाले में यहाँ क्या आ जाएगा बल। दोस्तों त्रिभुज के नियम के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक में इनमें तो क्वेश्चंस भी आता है बल समांतर चतुर्भुज के नियम को समझाइए, तो उसमें भी हमें सेम डेरिवेशन करना होता है जो हमने बल त्रिभुज वाले में किया है। तो हम यहाँ पर दोबारा डेरिवेशन करने वाले नहीं, केवल इसको समझने वाले हैं। तो देखो पहली बात तो समांतर चतुर्भुज मतलब ये किस में लागू होगा, समांतर चतुर्भुज में। दूसरी बात, यदि कोई दो सदिश, वापस यहाँ पे भी दो सदिश लेने, किसी समांतर चतुर्भुज ले लिया, उसकी दो क्रमागत भुजाएं या फिर उनको बोलते हैं अपन आसन्न भुजाएं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण एवं दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होता है जो कि दोनों भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। तो बात समझते हैं हम दोबारा वापस। हमने ले लिए दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों को हमने निरूपित कर दिया इस समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से, ये दोनों भुजाओं से। तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज का ये वाला विकर्ण होगा, और दोनों भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजर रहा है ना ये, बस इतनी सी बात कही है हमने। यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत या आसन्न भुजाओं को निरूपित करे तो उनका परिणामी, ये उनका परिणामी परिमाण एवं दिशा में उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा और दोनों भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजर रहा है, तो गुजर रहा है ना। अब वापस इसको भी सोल्व करते हैं, इसका डेरिवेशन होता है पूरा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मानते हैं कि दोनों सदिश के बीच में कोण थीटा, परिणामी का पहले वाले से उसको बोलते हैं दिशा, वो अल्फ़ा। तो इसमें भी हम वापस यही करते हैं कि इसको हम यहाँ तक बढ़ाते हैं, फिर लंब डालते हैं, इधर आता है बी कोस थीटा, इधर आता है बी साइन थीटा, वापस पूरा सेम डेरिवेशन है। तो अगर आपको समांतर चतुर्भुज वाले में डेरिवेशन करना हो तो हमने जो त्रिभुज वाले में डेरिवेशन किया है उसको आप सेम टू सेम यहाँ पे कर सकते हो। तो उस डेरिवेशन से जो हमारे पास दो चीज़ें आती है वापस वही कि परिणामी का परिमाण r बराबर अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा, परिणामी की दिशा अल्फा बराबर टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी सदिश राशि हो इनकी जगह आप वो लिख देना, वेग आ जाए तो आप ए बी की जगह क्या लिख देना v1 v2, बल आ जाए तो f1 f2 लिख देना। वेग और बल सामान्यतः ये पूछे जाते हैं, और भी इनके अलावा जो भी आए, त्वरण आगे तो दो त्वरण ले लेना a1 a2, ऐसे कुछ भी ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी सदिश राशि आए आप उसको ले सकते हो। कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। देखो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, अभी हमने दो चीज़ें ली थी ना, ये इन दोनों के बीच में कौन थीटा था, अगर ये 0 डिग्री हो गया तो दोनों की दिशा ऐसे हो गई, तो अर्थात तो दोनों सदिश किस में हो गए, समान दिशा में। अब दोनों सदिश समान दिशा में हो गए तो हमने सूत्र में मान रखा, जो सूत्र था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ 0। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आता है तो होल स्क्वायर हट जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पे, आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो अच्छे से। आर वेक्टर बराबर मोड लगा हुआ है, मतलब ये परिमाण की बात हो रही है, दिशा की बात नहीं है। दिशा के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स बी साइन थीटा की जगह आप 0 पुट कर लेना, ए प्लस बी कोस थीटा। मैंने यहाँ पे केवल परिमाण वाले बता रखे हैं, अगर आपको दिशा वाले भी ज़रूरत हो तो दिशा वाले में आप जो भी कोण, जैसे हमने यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री पुट किया ना, तो आप यहाँ पे भी थीटा बराबर 0 डिग्री रख देना, जिसमें आपका काम हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास केस, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो। 180 डिग्री मतलब जैसे ये सदिश इस दिशा में, दूसरा सदिश इस दिशा में, अर्थात दोनों सदिश क्या हो विपरीत दिशा में। तो परिणामी का परिमाण कैसे निकलेगा दोस्तों, देखो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस 180, कॉस 180 का मान -1 हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा -2ab, तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ऊपर रूट है तो रूट से होल स्क्वायर ख़त्म, तो क्या बचेगा a माइनस बी, लेकिन मोड में है, मोड में मतलब परिमाण। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, इसका मान ऋणात्मक नहीं आएगा, हमेशा इसका मान क्या आएगा धनात्मक, क्योंकि परिमाण की बात हो रही है। दिशा की बात हो तो आप लगा लेना यहाँ पे थीटा बराबर लिख देना पाई डिग्री, और उससे आप इसको सोल्व
कर लेना। तीसरा केस ले रहे हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री हो। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब एक सदिश इस तरह से, दूसरा सदिश इस तरीके से, यही तो होगा। या कैसे भी जब आप इनको जोड़ते हो, अगर ऐसे जोड़ते हो तो ऐसे मान लो 90 डिग्री दोनों के बीच में कोण हो तो क्या करना आपको, कोस 90 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोस 90। कोस 90 का मान 0, 0 मतलब ख़त्म, 0 मतलब ख़त्म हो गया, तो आर का मान कितना आ गया, ये परिमाण है ना, परिमाण के ऊपर वेक्टर नहीं लगता, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3 केस पढ़ लिए हमने। चौथा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि दोनों सदिश समान हो, समान हो मतलब उनके परिमाण समान हो, तो ए की जगह बी लिख सकते हैं, बी की जगह ए लिख सकते हैं। तो हमने सूत्र में क्या लिख दिया, ए की जगह बी लिख दिया या बी की जगह ए लिख दिया, ए लिख दिया। देखो ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कोस थीटा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया, 2 ए स्क्वायर, इधर 2 ए बी की जगह 2 ए स्क्वायर हो गया। देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा पे गाड़ी अटक गई, तो अटकेगी नहीं अगर हमें थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स का ज्ञान है। तो इसीलिए कहते हैं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान भी आवश्यक है, कम से कम 10वीं तक की गणित तो ज़रूरी है, थोड़ी सी बेसिक, और उसके अलावा थोड़ी सी 11वीं 12वीं की बेसिक गणित भी आनी चाहिए। देखो दोस्तों फॉर्मूला पढ़ा है हमने 1 प्लस कोस 2 थीटा, त्रिकोणमिति में 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोस थीटा, तो इसका आधा होता है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रख दो मान, तो ए स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। जब रूट से बाहर आएगा तो 2 इंटू 2 बाहर 2 आ गया, ए स्क्वायर का ए, कोस स्क्वायर का कोस, तो परिणामी का परिमाण आ गया आपके पास, आर बराबर 2a कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब देखो अगर इसको बल में लगाना हो तो 2f कोस थीटा बाई 2, अगर इसको वेग में लगाना हो तो 2v कोस थीटा बाई 2। जहाँ भी जिस भी भौतिक राशि में लगाना हो, इस एक ही जगह उस भौतिक राशि को रख देना आप, और आपके परिणामी का परिमाण आ जाएगा। दिशा के लिए वही, दिशा के लिए सॉल्व नहीं किया हुआ लेकिन आप कर सकते हो। tan इनवर्स क्या आएगा फॉर्मूला, f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस f2 कोस थीटा। अगर बल के लिए लिखते हैं, ये बल के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, अगर ए भी लिखते हो तो क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अब आप यहाँ पे मान रख लेना ए बराबर बी, तो यहाँ भी यहाँ दोनों समान, फिर इसको आप सोल्व कर लेना तो आंसर जो भी निकल के आएगा। इस फोर्थ केस में कुछ चीज़ें आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी, ये तीनों। मान लो आपके पास थीटा, मतलब आपको ये दे रखे हो कि 2 सदिश हैं, 2 बल दे दिए, जैसे 2 बल उनके बीच में कोण, 2 समान बल जिनके बीच में कोण 60 डिग्री हो, तो परिणामी बताओ, डायरेक्ट निकाल दो। थीटा बराबर 60 डिग्री, तो आर बराबर कितना आएगा, √3a, √3a, ए मतलब कौन सा है, बल आएगा, √3f। थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो आर बराबर √2f। इसको वहाँ मत समझ लेना दूसरे केस तीसरे केस, ये इस चौथे केस के अनुप्रयोग हैं। ये जो चौथा केस पढ़ा ना, इसमें हमने मान रख दिया 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आई है। तो कंपटीशन में हमारे पास समय कम होता है, टाइम कम होता है, दैट्स वाई हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस है तो, और हमारे कई सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ये कंप्लीट होता है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। अंतिम नियम है हमारे पास बहुभुज का नियम, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है। बहुभुज के नियम है, बहुभुज के नियम में ये है कि ये बहुभुज पे अप्लाई होगा और कुछ नहीं है। बहुभुज मतलब 5 भुजाएँ, 6 भुजाएँ, पंचभुज, षटभुज, ऐसे कितनी भुजाएँ हो सकती। तो देखो कुछ ही नहीं है, आपने लिया है कि 2 से अधिक सदिश n भुजाओं वाले बहुभुज की क्रमागत भुजाओं, n भुजाएं वाले बहुभुज की n-, जैसे मान लो 6 भुजाओं का बहुभुज है ना, तो 6 भुजाओं का बहुभुज है तो हम 5 की बात करेंगे। 5 सदिश उस बहुभुज की 5 क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हों तो उनका परिणाम उस बहुभुज की अंतिम भुजा, मतलब कौन सी भुजा यहाँ पे, अगर 6 लिए तो हमने छठी भुजा, 5 तो सदिश हमारे, और छठी भुजा क्या बताएगा, उसका परिमाण क्या बताएगा, परिणामी विपरीत क्रम में होगा। देखो ये आपने लिया A B C D E, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या है, इस बहुभुज की क्रमागत भुजाएं, और इनका परिणामी क्या हो रहा है, अंतिम भुजा विपरीत क्रम में। तो n-1 हो गए ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हमने किसको बताया, 1 2 3 4 5 को निरूपित किया,
और छठवां वाला तो क्या हो गया हमारा, परिणामी हो गया ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश। तो दोस्तों ये पूरा होता है हमारा सदिश के योग के नियम। अब अगले वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सदिश का घटाव, ऋणात्मक सदिश कैसे निकालते हैं, घटाते कैसे हैं उनको, फिर सदिशों के गुणनफल पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फिजिक्स की कक्षा 11 और कक्षा 12, और साथ ही साथ आपके जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें